पिछले क्लास में हमने राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद आज हमें पढ़ना है दूसरा पाठ, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। यानी भारत में एक ऐसी स्थिति आई जब एक ही दल का प्रभुत्व रहा। वह दल कौन सा था और परिस्थितियां कैसी थी, उसके बारे में पढ़ना है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 24 जनवरी 1950 को उस पर संविधान पे हस्ताक्षर हो गए। और यह सब होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इसके तहत भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, लोकतांत्रिक देश माना गया और भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का निर्णय किया। चूंकि लोकतंत्र का यह गुण होता है, नियम होता है कि जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के चुनाव के द्वारा होता है। जनता उसको चुनती है, जनता के मत के द्वारा चुनाव होता है। तो चुनाव कराने के लिए भी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का भी गठन कर दिया गया और प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, यह हमको याद रखना है प्रश्न के लिए। अब कोई भी चुनाव होता है तो वहाँ पर अब देखा जाता है कि कितने दल हैं। ऐसे दुनिया में जो दलीय व्यवस्था है वह 3 तरह की होती है, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था में एक ही पार्टी होता है। वैसा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 1934-35 में जब हिटलर था तो उसकी पार्टी नात्सी पार्टी थी। वह पार्टी कह सकते हैं एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण था। जर्मनी में उस समय था एक दलीय व्यवस्था, यानी एक ही पार्टी होती है। 2 दलीय व्यवस्था पर होता है कि 2 दल होते हैं और दोनों दल बारी बारी से, या कह सकते हैं कि जो जीतता है उसका सरकार होती है। तो 2 ही दल होते हैं। जैसे अमेरिका में है डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। इंग्लैंड में उसी प्रकार लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, यानी 2 दल होते हैं और उनमें से ही कोई सरकार बनाता है। कुछ देशों में बहुदलीय व्यवस्था होती है, उसमें अधिक दल होते हैं। वैसे देश का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, फ्रांस और वर्तमान में जो जर्मनी है। यह जो जर्मनी का कहा गया वो 1934-35 का वो बात है। वर्तमान में यहाँ भी बहुदलीय व्यवस्था है और इसी बहुदलीय व्यवस्था का अनुकरण भारत ने भी किया, यानी भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया, लेकिन केवल एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भर नहीं रहा, और भी आते चले गए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1913 में हिंदू महासभा, 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इसकी स्थापना हो गई। तो यहाँ पार्टियां थी, यानी पार्टियां तो अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भी पार्टियां थी। देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 और उसके बाद तब कहा गया कि अब चुनाव होने चाहिए। चुनाव आयुक्त का भी गठन हो गया। चुनाव कराने के लिए यहाँ शुरुआत किया गया
1952 में कहा जाता है प्रथम आम चुनाव का शुरुआत होता है 1952 से। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से जीत प्राप्त हुई, कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 52 के बाद फिर 5 साल के लिए 1957, फिर 5 साल के लिए 1962 में भी चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को ही जीत मिली। उस स्थिति को देखते हुए, यानी कांग्रेस की जीत को देखते हुए, अमेरिकी लेखक स्टैनले कोस्निक ने कहा कांग्रेस मात्र एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक शासन है, राज्य है, यहाँ तक कि देश बन गई है कांग्रेस। यानी कांग्रेस का प्रभुत्व इस तरीके से हो गया भारत पर। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र एक पार्टी नहीं है, शासन है, राज्य है, बल्कि देश है। भारत में कांग्रेस की आधिपत्य को देखते हुए, उसका अधिकार को देखते हुए, उसकी भारी जीत को देखते हुए, मॉरिस जोन्स जो इंग्लैंड के थे, वीनर अमेरिकन और रजनी कोठारी भारत के, ये जो विचारक थे, इन विचारकों ने कहा था भारत में कोई बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि एकल अधिपत्यशाली व्यवस्था है, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। यानी बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत से दल हैं, लेकिन एक पार्टी ही है जिसका आधिपत्य है, वर्चस्व है। और यह चलता रहा कब तक? 1952, 57, 62 तीनों में। लेकिन 1967 के बाद कांग्रेस का जो प्रभुत्व था, कांग्रेस का जो वर्चस्व था, वह कम हो जाता है। इस व्यवस्था की विशेषताएं, अच्छा, जब भारत में कहा गया कि एक ही पार्टी का आधिपत्य अधिक है, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि पार्टी तो अनेक थे, लेकिन सत्ता कांग्रेस को ही प्राप्त हुई थी, कांग्रेस की ही जीत हो रही थी। दूसरा, राजनीतिक बहुलवाद बना रहा। हाँ, कांग्रेस ने इतना किया कि जो अपना तानाशाही सरकार नहीं बनाया, बल्कि सभी दलों का अस्तित्व बना रहा। तीसरा, कांग्रेस एक संगठित पार्टी या कर्मठ पार्टी की तरह काम करती रही थी। 1962 चुनाव हो गए, आम चुनाव, 1952, 57, 1962। लेकिन 1962 आते आते कुछ बदलाव हुआ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो मजबूत रही, लेकिन राज्यों में उसकी पकड़ ढीली होती चली गई, धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 1962 केंद्र मजबूत, लेकिन राज्यों में पकड़ ढीली हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसी को देखते हुए 63 में कामराज की अध्यक्षता में 1963 में कामराज योजना लाया गया। इस योजना के तहत कहा गया कि कुछ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, यानी वरिष्ठ जो व्यक्ति हैं, वे पार्टी हित में पद का त्याग करेंगे, पार्टी के हित में काम करेंगे। यह योजना किया गया। अब उसके बाद कांग्रेस के जो प्रकृति है, गठबंधन युक्त प्रकृति के बारे में, यानी कांग्रेस का यह पहले से स्वभाव रहा सबको समेट लेने का, समाहित कर लेने का। किस प्रकार? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट और जो भी नरमपंथी व्यक्ति हैं, नरम दल वाले हैं, इन लोगों का ही प्रभुत्व रहा और 10 साल तक उन्हीं का ही रहा। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्मपंथी जो लोग थे, तिलक, राजगोपालाचारी, इनका भी आगमन होता है और उनको भी कांग्रेस समाहित कर लेता है। फिर उसके बाद 1915 में गांधी युग का आगमन हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी लौट आते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, अध्ययन करते हैं कांग्रेस का, उसी में शामिल हो जाते हैं। और गांधी के प्रयास से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक गांधी के प्रयास से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी बन गई। बड़ी पार्टी बन जाने के बाद
1920 से 22, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। यानी कांग्रेस के नेतृत्व में ही यह सब आंदोलन हुए। फिर जब भारत की स्वतंत्रता मिल जाती है तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है अब किस पद का अनुसरण करे, तो उसमें कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनुसरण किया किसका? लोकतंत्र और समाजवाद का अनुसरण किया। यानी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। भारत में पार्टियां कौन कौन है? पार्टियां कौन कौन हैं अब इसको देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, यह भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड ही नीतीश कुमार का पार्टी है बिहार में जिनकी सत्ता है। राष्ट्रीय लोकदल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना डीएमके, ये तमिलनाडु की पार्टियां हैं। ये पार्टियों को याद रखना है, किसी खास के लिए हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्टी किस राज्य में अधिक सक्सेस है, सफल है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना डीएमके तमिलनाडु पे है। तेलुगु देशम पार्टी यह आंध्र प्रदेश में है। श्रीमणी अकाली दल पंजाब, शिवसेना महाराष्ट्र, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड पे है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह यादव की पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल बिहार, लालू यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल बिहार। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हैं: दक्षिणपंथी दल, वामपंथी दल, केंद्रवादी दल और क्षेत्रीय दल। अब किनको कहा जाता है? दक्षिणपंथी दल किसको कहते हैं? दक्षिणपंथी दल के अंतर्गत वे दल आते हैं जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, उच्च और संपन्न वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं और प्रतिक्रियावादी होने के कारण किसी जाति, धर्म या नस्ल का गुणगान करते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं, केरल में मुस्लिम लीग है, शिवसेना है महाराष्ट्र में, ये सब पार्टियां हैं। अब वामपंथी दल कौन होते हैं? वामपंथी जो दल होते हैं वे उग्र क्रांतिकारी के द्वारा, उग्र क्रांति के द्वारा, उग्र विरोध प्रदर्शनों के द्वारा यह यथास्थिति को बदल देना चाहते हैं। पूंजीपतियों उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, उच्च वर्ग का विरोध करते हैं, साधन संपन्न वर्ग का विरोध करते हैं, जबकि दूसरी ओर किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के समर्थक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हुए कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तीसरा है केंद्रवादी दल। केंद्रवादी दल में वे दल आते हैं जो दोनों जो पंथी हैं, दक्षिणपंथी और वामपंथी, दोनों के बीच वाले एक मार्ग से चलते हैं। यानी दोनों के कुछ गुणों को, दोनों से जो अच्छाई है उनको लगता है, दोनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, केंद्रवादी दल कहलाते हैं। क्षेत्रीय दल वे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष पर काम करते हैं और क्षेत्र विशेष के हित के लिए ही संघर्ष करते हैं, क्षेत्रीय दल हो गए। अब आते हैं मतदान के बदलते तरीके। पहले भारत में जो चुनाव होता था, चुनाव का जो तरीका वह क्या है, अभी क्या है, पहले क्या था? पहले चुनाव का जो तरीका था, तो जो बॉक्स होता था, उस बॉक्स में जो व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह होता था और चुनाव चिन्ह से जुड़ा हुआ जो बॉक्स है उसी में अपना मत डाल देना होता था। अलग अलग उनका बक्सा था। बाद में यह बदलाव हुआ कि
स्टैंप लगाना था और स्टैंप लगा करके बैलेट बॉक्स में डाल देना था एक साथ। लेकिन 1990 जब आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा जांच किया गया चुनाव किस प्रकार होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। 1990 में प्रयोग किया गया, ईवीएम का प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया और उसके बाद उसका जो परिणाम रहा उसको देखते हुए 2004 में पूरे देश का जो चुनाव है वो ईवीएम द्वारा किया जाने लगा। अभी जो चुनाव है वह ईवीएम के द्वारा ही किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन, चुनाव प्रक्रिया पहले का जो चुनाव का जो तरीका था अब का, उसमें भी लगातार परिवर्तन होते रहा है। चुनाव प्रक्रिया में फैलते भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कि कैसे चुनाव में जो भ्रष्टाचार फैला कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कमेटी बैठाया गया 1975 में तारकुंडे समिति। फिर उसके बाद 1990 में गोस्वामी समिति आया और सबका रिपोर्ट मिला जुला ये रहा कि उसके रिपोर्ट ये रहा और उन लोगों ने ये सुझाव दिया कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा लोकसभा में चूंकि काफ़ी अधिक संख्या में लोग चुनाव में शामिल हो जाते हैं, तो लोकसभा में कोई व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है तो पहले 1000 था, राशि कम थी, लोगों की भरमार हो जाती थी, तो उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया। विधानसभा में 500 से 5,000 कर दिया गया ताकि उनकी संख्या को कुछ कम किया जा सके। वैध मतों के 1/6 मत से कम प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त किया जाने लगा। यानी आपको कम मत प्राप्त है, 1/6 से भी कम, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। फिर चौथा, राजनीतिक दल से होने पर, अगर राजनीतिक दल से रहेंगे तो एक प्रस्तावक होगा, लेकिन निर्दलीय चूंकि बहुत अधिक संख्या में खड़े हो जाते हैं तो निर्दलीय अगर कोई है तो कम से कम 10 प्रस्तावक होने चाहिए। फिर उसके बाद चुनाव प्रचार की अवधि 21 दिन से 14 दिन कर दिया गया, कम किया गया। उसके बाद राजनीतिक दलों को कह दिया गया कि चुनाव आयोग में आपको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, पंजीकरण कराना भी आवश्यक है। ईवीएम का प्रयोग, उस समिति के सुझाव के अनुसार ईवीएम का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, चुनाव में धांधली को रोकने के लिए ईवीएम का प्रयोग हो। 2000 ईस्वी पर कहा गया कि जो भी प्रत्याशी हैं, चुनाव के प्रत्याशी हैं, वे अपना संपत्ति का ब्यौरा देंगे और आपराधिक ब्यौरा भी देंगे। आप पर कौन कौन केस चल रहा है, इस सब का आपको ब्यौरा देना होगा। किस तरह का केस चल रहा है, कौन सा मामला है, वो सब देना होगा। फिर उसके बाद 2013 में बदलाव किया गया, कहा गया आपराधिक मामलों के तहत आपको 2 वर्ष से अधिक की अगर सजा मिल गई तब आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस पर भी रोक लगा दिया गया, क्योंकि देखा गया प्रत्याशियों में कि वे दोषी साबित होने के बाद जेल से आने के बाद फिर से चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी के तहत कार्रवाई किया गया। अब प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं और उसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे जो राजनीतिक दल हैं सबके अपने अपने एक विचार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके गुण होते हैं, विचार होते हैं जो प्रमुख होते हैं उनके विचार। तो वे क्या होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह धर्मनिरपेक्षवाद पर चलने वाला पार्टी है, समाजवाद पर चलने वाला, समाजवादी विचारधारा वाला, संसदीय प्रणाली में इसको आस्था रखने वाला पार्टी है। नियोजन के माध्यम से आर्थिक सामाजिक कल्याण, नियोजन के माध्यम से, अगला चैप्टर ही है नियोजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नियोजन के माध्यम से आर्थिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का पक्षधर है यह पार्टी और गुट निरपेक्षता का पक्षधर है, क्योंकि इसी पार्टी के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता का निर्णय लिया गया था। अब दूसरा आता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विचारधारा का समर्थन करती है, धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है, लेकिन किसी भी धर्म विशेष का तुष्टीकरण का विरोध करता है।
निजी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, देश की सुरक्षा का, स्वदेशी को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पक्षधर है। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवाद लेनिनवाद के समर्थक हैं, पूंजीवाद सामंतवाद का विरोध करते हैं, किसान है, संघीय व्यवस्था का समर्थक है लेकिन कमजोर केंद्र चाहते हैं। ये किसान मजदूर दलित अल्पसंख्यक के हित की बात करते हैं, पूंजीवादी देशों का विरोध करते हैं और रूस चीन से निकटता प्रदर्शित करते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत है सार्वभौमिक न्याय, यानी चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो निम्न वर्ग का हो उच्च वर्ग का हो, सभी पिछड़े वर्गों का हितैषी, पिछड़े वर्गों चाहे SC ST OBC सबके हित की बात करता है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल मणिपुर त्रिपुरा में इसका अस्तित्व है। सामाजिक उदारवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद का यह पक्षधर है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद का पक्षधर, मजदूर किसान के हितों का पक्षधर। इसके संगठन करने वाले थे, इसका निर्माण करने वाले थे, गठन करने वाले जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। अब परीक्षाओं में आ सकता है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति थे। भारतीय समाजवादी पार्टी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में S.A. डांगे ने भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 8वां भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। संस्थापक सदस्य में दीनदयाल उपाध्याय भी थे। 1951 में उसकी स्थापना हो गई। यह भारतीय जनसंघ अखंड भारत का समर्थक है, भारत के जो हिस्से अलग हो गए उसके विलय की बात करता है। हिंदी के वो राजभाषा बनाए जाने का प्रबल समर्थन करता है। फिर अगला है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 सी राजगोपालाचारी के मुंशी NG रंगा आदि कांग्रेसियों के द्वारा की गई। इनका आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियंत्रण कम हो ऐसा विचार था। इनका था मुक्त अर्थव्यवस्था हो, ये मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इनका मानना था कि निजी स्वतंत्रता के माध्यम से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो गया पार्टियों का एक परिचय। और वर्तमान स्थिति यह है, जो विपक्षी पार्टियां उनका क्या रोल होता है, तो किसी भी विपक्षी पार्टी का होता है कि सरकार अगर कोई सत्ता पक्ष अगर कोई गलतियां करती है तो उसका विरोध करना, न कि सिर्फ इसलिए विरोध करना, किसी पार्टी को सिर्फ इसलिए विरोध करना कि हम उसके विपक्षी हैं, यह गलत है। तो बाद के दौर में देखा गया कि 2014 के चुनाव में सभी पार्टियां एक ही पार्टी के विरुद्ध हो गई, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो गई। वे इसलिए विरुद्ध हो गई क्योंकि इसके वे विरोध करना चाहिए, यानी कोई सिद्धांत नहीं, उस पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, इसलिए सब पार्टियां विपरीत मेल वाली पार्टियां सब एक हो गई। उसके बाद भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नीतियों का विपक्ष लगातार सारी पार्टियां विपक्ष उनकी नीतियों का आलोचना करते रहे, लेकिन दोबारा 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बल्कि वह केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी ही, अपने गठबंधन को छोड़ दीजिए तो खुद ही वह बहुमत प्राप्त कर ली। यानी कह सकते हैं एक तरीके से कि पाठ जो हमने पढ़ा, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, तो कांग्रेस का देखा हमने, वो कांग्रेस का दौर धीरे धीरे पतन आता गया और अभी कहेंगे वर्तमान में कि दोबारा उसी स्थिति में आ गया। एक दलीय प्रभुत्व का दौर दोबारा आ गया, यानी भाजपा
अधिकतम केंद्र में तो शक्तिशाली है ही, अधिकतम राज्यों में भी वो विजय प्राप्त करते जा रही है, उनकी सरकार है। यानी देश दोबारा एक दलीय प्रभुत्व की दौर की ओर अग्रसर है।